हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 2 में, जो कि आपके ग्रेड 11th के लिए है। और हम इसमें कवर करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि 11th बेस है आपके ग्रेड 12th के लिए, और एज वेल एज हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, चाहे कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो या आपके मास्टर्स हो। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, अगर आपको टर्म समझ में आएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आगे के केस स्टडीज को पढ़ सकते हो, आपके आगे के प्रॉब्लम्स को पढ़ सकते हो और उनका जवाब भी दे सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। तो इस वीडियो को देखकर आपको डिफरेंट फंडामेंटल समझ आएंगे अकाउंटिंग के, और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। और जो भी हम अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे कवर करेंगे, मैं दावा करता हूँ अगर आपने उसको ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी, और ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट एनी टेस्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा रुको और सोचो जरा कि मान लो अगर तुम्हें किसी कंपनी में मालिक बना दिया जाए, और जो भी कंपनी में टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स यूज हो रहे हैं, आपको कुछ अता पता ही नहीं है, तो क्या आप उनके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसको समझ पाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस चलो आके आप फिर एट द एंड समझ में भी आ जाएगा कि चलो इतने का प्रॉफिट हुआ है, इतने का लॉस हुआ है, बट ये प्रॉफिट आया कैसे, कौन कौन से एक्सपेंसेस है, व्हाट आर द डिफरेंट रेवेन्यूज सिस्टम थ्रू विच यू आर अर्निंग मनी, आपको नहीं पता, जस्ट बिकॉज आपको अकाउंटिंग टर्म समझ नहीं आते। वो लिखा होगा, सामने होगा, आंखों के सामने, फिर भी आप नहीं बता पाओगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, इन टर्म्स को समझना। चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मान लो बिजनेस एक बहुत ही ज्यादा एक जटिल मशीन है, ठीक है, या मान लो आपका जो पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर, उसका सीपीयू है, मान लो एक बिजनेस। तो जो सीपीयू है, सीपीयू के डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, राइट, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उनको मर्ज करके फिर एक पूरा आपका सीपीयू बनता है। और गलती से आपने एक पार्ट को दूसरे पार्ट की जगह लगा दिया, तो क्या होगा? क्या सीपीयू वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आपके अकाउंटिंग टर्म्स है। अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से नहीं समझा, तो कुछ का मतलब आप कुछ और समझोगे और कुछ का मतलब कुछ और समझोगे, एंड ड्यू टू विच आप क्वेश्चन भी गलत तरीके से अटेम्प्ट करोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा, राइट। तो पहला जो अकाउंटिंग टर्म है, दैट इज नॉन एज एंटिटी। और एंटिटी क्या है? एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है, ठीक है, जिसकी खुद की आइडेंटिटी है। अब इकोनॉमिक यूनिट का क्या मतलब है? देखो, जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिविटीज करते हैं, तो जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग से परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। और इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो वो एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से करते हो, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसीलिए हम बिजनेस को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक यूनिट, क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और एक बिजनेस एक ऐसा पर्सन है जिसकी खुद की पहचान है, जैसे इन्फोसिस, एप्पल, इनका खुद का नाम है, इनकी खुद की पहचान है। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी रेफर्स टू अ सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इकोनॉमिक यूनिट फॉर विच फाइनेंशियल डेटा इज कलेक्टेड एंड रिपोर्टेड। तो जितने भी आपके बिजनेस होंगे वो एक अपना सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है, और उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसका फाइनेंशियल डेटा शेयर किया जाता है, ताकि जो भी आपके यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर है, वो अपना डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनजीओ का भी अपना खुद का एक आइडेंटिटी होता है और वो अपने नाम से वर्क करता है। जैसे आपका स्कूल की खुद की आइडेंटिटी है और वो अपने नाम से रन करता है। जैसे आपके शहर में डिफरेंट क्लब्स होंगे, राइट, स्पोर्ट्स क्लब हुए, तरह तरह के क्लब्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, राइट, तो वो भी खुद में एक अलग एंटिटी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी जितने भी बिजनेस यूनिट हैं वो आप अपने आप में एक यूनिट है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, या सेपरेट उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एंटिटी का क्या मतलब है? खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी होना, और इस आइडेंटिटी के लिए वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की और शेयर की जाती है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। देखो, ट्रांजैक्शन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट लेन देन, और इसी लेन देन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, राइट।
तो जैसे मान लो मैं दुकान पे गया किसी शॉप पे और मैंने उसको क्या दे दिया, मनी दिया, और मनी के बदले मुझे जो भी सामान मुझे लेना है वो प्रोडक्ट मैंने खरीदा। लेट्स से मैं ब्रेड खरीदने गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो रहा है, ब्रेड मुझे मिल रहा है, ठीक है, और मनी मैं शॉपकीपर को दे रहा हूँ, तो देयर इज अ एक्सचेंज। तो जब यही एक्सचेंज बिजनेस के लिए होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे एक बिजनेस मान लो कंप्यूटर बनाता है और कंप्यूटर को बेचता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को जब बेचेगा, अगेन कंप्यूटर बेचेगा, पैसे आएंगे, एक्सचेंज, ठीक है। कंप्यूटर बनाने के लिए उसको डिफरेंट रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल वो खरीदेगा, पैसे देगा, अगेन एन एक्सचेंज। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एट द एंड हमारा मोटिव होता है कि प्रॉफिट ही कमाना है, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से बिजनेस की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक बिजनेस हूँ और मैं एक ही मशीन खरीद सकता था, मतलब मैं मशीन को खरीदता बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए थे और 10 लाख रुपए का मैंने यूज करके एक मशीन खरीदा, ठीक है, एक मशीन। तो शुरू में मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया कितने पैसे थे मेरे पास, 10 लाख। 10 लाख की एक मशीन खरीदी और मैंने उसको बेच दिया कितने में, 15 लाख में, लेट से। तो अब मेरे पास पैसा कितना आया, 15 लाख, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब शुरू किया था बिजनेस में तो बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, है ना। प्रॉफिट आने की वजह से इसकी अभी करंट वैल्यू कितनी हो गई है, 15 लाख हो गई है। और 15 लाख होने की वजह से जो बिजनेस की फाइनेंशियल वैल्यू थी, जो 10 लाख थी, अब बढ़ गई है कितनी, 15 लाख हो गई है। अगर वही मैं लॉस में बेचता तो मेरा जो बिजनेस की वैल्यू होती है वो कम हो जाती। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस की वैल्यू को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या सेम रखते हैं। वो सेम कौन से रखते हैं वो भी हम समझेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अभी हम ये समझते हैं कि मान लो प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, लॉस हुआ तो बिजनेस की वैल्यू घटती है। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। तो एक्सचेंज जो है आपके गुड्स में भी हो सकता है, गुड्स के टर्म में भी या सर्विसेज के टर्म में भी। फॉर एग्जांपल कि मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं कुछ खाना खाता हूँ, राइट, तो वो क्या मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस, है ना। तो एक्सचेंज जो होगा वो प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और सर्विस के लिए भी हो सकता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा दो पार्टीज होने चाहिए, द वन there should be one person who would be receiving the money and the other one who would be providing the product or selling the product or providing service, right। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बेकरी का एग्जांपल दिया है, तो बेकरी क्या कर रहा है, केक को सेल कर रहा है कस्टमर को। तो कस्टमर को जब सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पैसा, और कस्टमर को क्या मिलेगा, केक, है ना। अब हम बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट क्या है, एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने बोला ना कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि चलो मैं एसी बनाता हूँ, या एसी बनाना भी छोड़, मैं एसी खरीदता हूँ और एसी पे कुछ मार्जिन रख के मैं एसी को बेच देता हूँ। तो लेट से मैंने 40,000 में कोई एसी खरीदा था और जिसको मैंने 60K में बेच दिया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या था, देखो 40,000 की चीज को मैंने 60,000 में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, 20K का प्रॉफिट हुआ। तो ये 20K क्या है, रिजल्ट है किसका, ट्रांजैक्शन का। तो इवेंट इज नथिंग बट द रिजल्ट और एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज नोन एज इवेंट। तो इवेंट इज नथिंग, जो आपका एंड रिजल्ट है ट्रांजैक्शन का, दैट इज नॉन एज इवेंट। अब अगर यही 40,000 की चीज मैं इसको 20,000 की बेच देता लेट से, तो मुझे क्या होता, 20K का लॉस होता। अगेन दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। So it is the end result of a transaction. Sold goods for 50,000, यहाँ पे देखो जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, अगेन 10,000 का प्रॉफिट कमाया, एंड दैट वाज व्हाट, योर इवेंट। वेरी गुड। चलो अब हम अकाउंट की बात करते हैं। अकाउंट हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, राइट, फिर क्लासिफाइंग, है ना, एंड देन समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इसको मैं ज्यादा ऐसे नहीं लिखता, एंड लेट्स से कम्युनिकेटिंग, यहां तक, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का तो हमें समझ में आ गया कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि वेदर ट्रांजैक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट, और फाइनेंशियल नेचर में है तो उसकी वैल्यू कितनी है, एंड देन हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है, क्लासीफाइंग का। और क्लासीफाइंग क्यों जरूरी है, क्लासीफाइंग में हम ग्रुपिंग करते हैं। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, grouping of all transaction related to one person, one business or any one particular thing or any, for example let's say
एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के पास ना बहुत सारे कस्टमर है जो उससे सामान क्रेडिट पे लेके जाते हैं, मतलब उधार पे लेके जाते हैं। तो क्योंकि वो उधार पे लेके जाते हैं तो हर बार मतलब हर दिन तो पेमेंट करते नहीं होंगे, 10 दिन 15 दिन हो सकता है, महीने के एंड में आके पेमेंट करते हो, राइट। तो श्यामलाल ए का कस्टमर है, तो वो क्या करता है, वो उसने पूरे महीने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, मतलब बहुत सारे परचेजेस किए एक ही दुकान से, और एंड में आ गया वो कहता है कि ए भाई साहब बताओ कितने पैसे हुए आपके, मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ, राइट। तो ए क्या करता है, ए ने एक बुक मेंटेन की हुई है और उस बुक में जितना डेली का ट्रांजेक्शन था ना उसका, श्यामलाल का, वो लिखता जाता था, ठीक है। तो एक मोटी सी बुक है, जितने भी लोग आते हैं कस्टमर उनका वो लिखता जाता है। अब एंड में एकदम से आ गया, उसको पता नहीं था कि ये पैसे लेने आएगा। अब ये क्या कर रहा है, एक एक पेज को पलट रहा है और फिर वो देख रहा है, और श्यामलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाई एक काम कर, शाम को तू करके रखियो, मैं शाम को आऊंगा तो पेमेंट कर दूं, और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और वो निकल जाता है वहां से। समझ में आया? तो कहने का ये मतलब है, अगर ए पहले से ही कैलकुलेट करके रखता कि कितना पैसा लेना है तो झट से वो पैसे निकाल के दे देता और उसके पास कैश आ जाते, बट बिकॉज उसने ऐसा नहीं किया था तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको पैसे ऑन द स्पॉट नहीं मिले। तो इसीलिए हमने एक बार रिकॉर्ड तो कर दिया, बट रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ताकि श्यामलाल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है उसको मैं एक जगह पे लिखूं, और जब भी श्यामलाल आए, है ना, उसको मैं तुरंत बता दूं, है ना। तो एक तो हमने बनाया जर्नल बुक, जहां पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, है ना। उसके बाद मैं बनाता हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेजर बुक। और लेजर बुक में आपके क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, और ये अकाउंट्स इज नथिंग बट, लेजर बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, एक पेज पे मैं एक कस्टमर का डिटेल्स में मेंटेन करता हूँ। तो उसी एक पेज पे जहां पे एक पर्टिकुलर कस्टमर का मैं डिटेल मेंटेन करता हूँ कि उसने अब तक कितना पैसे के लिए ट्रांजेक्शन किया, यानी कि कितना गुड्स खरीदा है, कितने का गुड्स खरीदा है, और कितना पैसा अभी तक दिया है। और वो कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना मान लो 10,000 का सामान आपने लिया है, जिसमें 3,000 की पेमेंट आपने पहले ही कर दी है, तो अभी आपको 7,000 की पेमेंट और करनी होगी। तो क्या, जिस पेज पे हम एक पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसी पेज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। खाता सुना है ना, कि मेरा उस दुकान में खाता चलता है, तो खाता इज नथिंग बट अ पेज विच इज डेडिकेटेड टू वन पर्सन, एंड जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है उस पर उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। सो कैपिटल इज द मनी और असेट invested by the owner into the business. It represents the owner's claim on the business. चलो, मान लो ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 20 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। तो क्योंकि अब ये 20 लाख से उसने एक लैंड लिया, बिल्डिंग बनाई, फिर कुछ पैसे थे तो उसने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, है ना, और उनसे काम कराता है। तो इस ए की कितनी ओनरशिप है उस बिजनेस में, 20 लाख रुपए की, ठीक है। अब मान लो ए ने एक पार्टनर और ऐड कर लिया बी, और बी कितना लेके आया, लेट्स से 15 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, अब ए की ओनरशिप कितनी रही टोटल, तो सबसे पहले तो ये समझो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 20 एंड 15 इज इक्वल टू व्हाट, 35 लैक्स, है ना। ये 35 लैक्स टोटल कैपिटल हो गया जो कि पार्टनर्स ने लगाए हैं, और ए की ओनरशिप कितनी है, 20 लाख की, और बी की ओनरशिप कितनी है, 15 लाख की। तो 15 लाख ये आए कैसे, बी ने जो लेके आया वो बिजनेस को चैन करने के लिए। तो कैपिटल इज द मनी और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो जो भी कैपिटल के फॉर्म में आता है, या तो वो कैश के फॉर्म में होगा, या कोई बोलेगा मेरे पास तो प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना कुछ, वो लेके आया बिजनेस में, राइट। तो वो उसकी खुद की वो प्रॉपर्टी है, उस पर राइट है उसके। तो इट रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस। जो बिजनेस में वो भी जो इतना भी कैपिटल है वो उसको क्लेम कर सकता है। समझ में आई बात? जो भी बिजनेस में आपने पैसे लगाए, फॉर एग्जांपल लेट से कल को आप एक बहुत अच्छा आइसक्रीम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक फैक्ट्री चाहिए होगी, उसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स मशीनरी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होंगे, है ना। तो आपने क्या क्या उसमें लगाया, पहले तो एक लैंड लिया, फिर एक फैक्ट्री बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, है ना, फिर डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट्स बनाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट मशीनरी आ गई, और फिर उस पे अलग अलग काम हो रहा है। तो वो सारा ही जो भी आपने पैसा लगाया, जो भी मशीनरी लगाई, जो भी प्रॉपर्टी लगाई, वो माना जाएगा कैपिटल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, ड्रॉइंग्स इज नथिंग, जितना पैसा, देखो ए ने 20 लाख रुपया लगाया था, कोई
उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसको पैसे की जरूरत थी, और वो अपने दोस्तों से मांगी उसने, दोस्तों ने हेल्प नहीं की या दोस्तों के पास पैसे ही नहीं थे लेट से, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें से वो कुछ विड्रॉ कर ले। तो जब ये बिजनेस में पैसा जो कैपिटल के तौर पे पैसा लगाया उसमें से जब भी ओनर कुछ पैसा निकालेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। सो इट इज विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉइंग्स। यानी या वो कैश निकाले या कोई गुड बिजनेस से लेके चला जाए, और जब भी वो लेके जाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, विड्रॉल, और इसी विड्रॉल को हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। और ये इसका मेन पर्पस है वो उसको पर्सनल यूज के लिए करना है, ठीक है, वो पर्सनली यूज करेगा, उसका कोई भी वो मोटिव नहीं है कि वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करेगा। फॉर एग्जांपल अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये है ना बिजनेस के एसेट को कम कर देता है कि पहले मान लो 20 लाख रुपए थे, अब उसमें से 5 लाख रुपए मैंने निकाल दिया, तो बिजनेस का जो एसेट है, बिजनेस का जो कैपिटल है वो कम हो जाए, राइट। अगर एग्जांपल देखो तो बेकरी ओनर टेकिंग सम ब्रेड फॉर देयर फैमिलीज डिनर, तो बेकरी ओनर के घर पे कुछ पार्टी है और पार्टी की है तो वो नहीं चाहता है कि किसी और की दुकान से वो ऑर्डर करे और मंगाए, वो बोलता है कि यार जितना भी खर्चा आया उस पे उतना तुम मेरे से ले लेना, है ना, वो मैं पे कर दूंगा, अब मैं किसी और से खरीदूंगा तो वो अपना प्रॉफिट भी लगाएगा, राइट। बट ये चीज क्योंकि अपने घर पे बन रही है, अपने बिजनेस में बन रही है, तो मैं लेके चला जाऊंगा पार्टी में और जितना आपका बनेगा मैं उसको पे कर दूंगा। हालांकि बिजनेस उसी का है, ठीक है, बट जितना वो बिजनेस से निकाल रहा है वो क्या कर रहा है, अपने कैपिटल को कम कर रहा है। वो बोला कि जितने पैसे दिए मैंने उसमें से काट लेना, क्लियर करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज क्या है, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स फॉर द बेनिफिट्स टेकन। अब एक बात समझो, बिजनेस है, बिजनेस में कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि आप बहुत सारा लोन लेके बैठ जाते हो, राइट, या आपने किसी को लोन दे दिया होता है। तो जब आप लोन लेते हो तो ये आपकी राइट है ना, नॉट राइट बट ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जिससे भी आपने पैसे लिए हैं आप उसके पैसे दे दो, है ना। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है आपके बिजनेस की और आपकी, कि आप यू पे द आउटसाइडर जिससे भी आपने पैसे लिए हैं, क्लियर है, पैसे लिए हैं, गुड्स लिए हैं, जो भी हो। अब देखो क्या है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और लेट से कि मैं पीसी बनाता हूँ और पीसी को आगे सेल करता हूँ, और पीसी बनाता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ, बाय करता हूँ और बेचता हूँ। तो मैंने एचपी के मान लो पीसी मैंने खरीद रखे हैं और उसको आगे मुझे बेचना है, तो क्योंकि मेरा लेट से एचपी के साथ अच्छी डीलिंग है तो वो मुझे 100 या 200 यूनिट या 1000 यूनिट ऐसे ही क्रेडिट पे दे देते हैं, क्योंकि मैं हर बार उनको पैसा पहुंचा जाता हूँ। तो जब मैं उनसे सामान खरीदता हूँ उधारी पे, तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट पे सामान लेता हूँ, क्लियर। तो बाद में वो पैसे तो देने ही देने हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। बट लेट्स से कि मुझे 10 लाख का पीसी और ऑर्डर करना है लेट्स से, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने लोन लिया और उन पैसों का यूज करके मैंने पीसी ऑर्डर कर दिया और पीसी आ गया और मैंने बेच दिया। बट जो भी बैंक से मैंने पैसे लिए वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि इन अ नियर फ्यूचर आई वुड हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट, ठीक है। अब इसी लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी एंड द सेकंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, एचपी का, राइट, क्योंकि एचपी मुझे क्रेडिट पे सामान दे देता है, तो मुझे वो कितना ड्यू पीरियड देगा या कितना टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। तो इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने दिन के अंदर मुझे देना है, 1 साल से ज्यादा या 1 साल से कम, 1 साल से कम। तो जिसकी भी पेमेंट, जिस भी लाइबिलिटी की पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर करनी है, दैट वुड बी नोन एज व्हाट, करंट लाइबिलिटी। और जो भी लाइबिलिटी जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा है, 12 मंथ से ज्यादा है, वो आपकी किस में आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया, तो 10 लाख का जब ये लोन लिया तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसकी ड्यूरेशन क्या है, 12 महीने से ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेकरी ओइंग मनी टू अ सप्लायर फॉर फ्लोर बॉट ऑन क्रेडिट। हाँ, क्योंकि उसने क्रेडिट पे फ्लोर को यानी आटे को खरीद लिया और उसकी पेमेंट वो 12 महीने के अंदर अंदर कर देगा, तो वो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका है करंट लाइबिलिटी। बट अगर मान लो इसने लोन ले लिया किसी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं असेट की। असेट क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज, बिजनेस की प्रॉपर्टी। सर कंफ्यूज मत करो, आपने बोला कि कैपिटल भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है जो आपने लगाया है, और फिर ये असेट क्या है, देखो समझना क्या है।
एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी आपने पढ़ा, एंटिटी कहता है एक इंडिविजुअल पहचान होती है बिजनेस की, ठीक है। एंटिटी क्या कहता है, सॉरी, एंटिटी क्या कहता है यहाँ पे, एंटिटी क्या कहता है कि बिजनेस की खुद की एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी उसको बिजनेसमैन से अलग करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पीपल, एक बिजनेसमैन और दूसरा बिजनेस आर टू डिफरेंट पीपल। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, कैपिटल। ध्यान रखना इसको, क्या नाम, किस नाम से जाना जाएगा, कैपिटल के नाम से। बट जब इसी कैपिटल का यूज करके आप एसेट खरीदोगे, मतलब प्रॉपर्टी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, तो वो बिजनेस का क्या कहलाएगा, वो बिजनेस का असेट कहलाएगा, है ना। जैसे खरीद लिया मैंने, क्या, अपने बिजनेस को रन करने के लिए लैंड खरीद लिया, उस लैंड पे बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग में फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट रूम्स बनाए और रूम्स में फर्नीचर लगा दिए, है ना, ठीक है। अब फर्नीचर के बाद उसमें मुझे पीसीस की कुछ जरूरत है, तो मैंने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर मैंने वहां पे सेटअप करा दिया। फिर लेट से लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पीसी, कुछ मशीनरी की जरूरत थी, वो मशीनरी भी मैंने खरीद ली, राइट। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए असेट है। और एसेट क्या है, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, एसेट आर परचेज्ड, है ना, असेट्स आर परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, रीसेल पर्पस। तो इसका फिर पर्पस क्या है, टू हेल्प बिजनेस इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज। तो क्या है ये, assets are those items which are not purchased for resale but to help business in performing daily activities. For example, let's say अगर मैं शू मेकर हूँ, मैं शू प्रोड्यूस करता हूँ या शू को खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो जब मैं शू खरीदूंगा तो मुझे अपने बिजनेस के लिए जगह चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए, और या तो मैं रेंट करूंगा कोई सामान, कोई प्लेस को, है ना। अब रेंट करूंगा तो उस पर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो रेंट जब हो जाएगा तो मेरा एसेट में नहीं आएगा, पहली चीज तो ये समझ लेना, क्योंकि मैं एक दूसरे की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी कैसे ही बन जाएगी और बिजनेस के लिए एसेट कैसे हो जाएगा। हालांकि वो मदद कर रहा है तो हम उसके लिए पेमेंट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो एसेट्स आर दोज आइटम्स दोज हेल्प बिजनेसेस इन रनिंग देयर डेली ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी फ्यूचर में जो भी ये इक्विपमेंट्स लगे हैं, फिक्स एसेट्स लगे हैं, वो हेल्प करेंगे बिजनेस को रन करने में, ठीक है। अब और समझते हैं आगे थोड़ा सा, एनी आइटम और प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस विच विल गिव फ्यूचर बेनिफिट्स। जैसे मान लो मेरे पास शू का स्टॉक है, तो शू के जब ये स्टॉक जब मैं बनाऊंगा तो इसको क्या करूंगा, आगे चल के सेल करूंगा, और सेल करके मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो ये जो शू का स्टॉक है अगेन असेट फॉर द बिजनेस। और फिर जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये भी क्या है, असेट है। अब जरा हम इनके टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है। तो पहला क्या है, कौन सा टाइप है, फिक्स असेट। फिक्स असेट वो असेट है जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस में फिक्स रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, एसीज हो गया आपने जो लगवा लिए, है ना। तो इसका मेन पर्पस क्या है, बिजनेस के साथ रहना और बिजनेस को रन करने में मदद करना। अब मैं शू को बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, तो मैं लैंड और बिल्डिंग को बाय सेल थोड़ी करता हूँ, राइट। तो वो क्या है, मेरे लिए फिक्स असेट है, जो कि जिनका यूज क्या है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स वो चीजें हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कैश तो ऑलरेडी है ही इन द फॉर्म डेटर्स। डेटर्स कौन है, डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, है ना। गुड्स हमने किस पे बेचा है, क्रेडिट पे, जिनको जो मुझे फ्यूचर में पैसा देंगे। तो इन नियर फ्यूचर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। बट फिक्स एसेट नियर फ्यूचर नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस है उसका, बिजनेस पे लंबे समय तक रहेगा। इसी फिक्स एसेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसको एक को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं, या जरूरी नहीं है फिक्स्ड, ये आपका जो है करंट एसेट भी हो सकता है, जिसको आप छू के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, है ना, स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पर
ध्यान रखना ये जब भी हम टेंजिबल एसेट्स का नाम लेते हैं ना, तो ये ज्यादातर फिक्स्ड ही रहता है। फिक्स्ड असेट को ही हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यूज करते हैं, करंट एसेट को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। हालांकि स्टॉक जो है वो एक ऐसा या इन्वेंट्री जो है एक ऐसा असेट है जिसको आप छू सकते हो, बट वो टेंजिबल में नहीं आएगा क्योंकि वो फिक्स असेट नहीं है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो फिक्स असेट्स को ही हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटेंजिबल में, ठीक है। स्टॉक हमारा उसका पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये करंट एसेट है और 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट है जिसको आप कैश में नॉट कैश में, जिसको आप छू सकते हो और फील कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसकी खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही आप उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको छू सकते हो। फॉर एग्जांपल बिजनेस की रेपुटेशन, तो मैंने एक जूस कॉर्नर खोला 10 साल पहले और उसकी कुछ रेपुटेशन है, तो लोग जब भी आते तो मेरे शॉप को पहले ढूंढते हैं कि हाँ ये जूस कॉर्नर है, ये बहुत अच्छे जूस पिलाते हैं। तो ये क्या है, एक रेपुटेशन है, एक गुडविल बनी हुई है, राइट। कि लोग जब भी आएंगे तो मेरे शॉप पे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को, मेरे जूसेस को, जो भी मेरे जूस कॉर्नर पे मैं जूसेस प्रोवाइड करता हूँ उनको उन्होंने टेस्ट किया हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दे डिसाइड कि मुझे यहीं से जूस पीना है, समझ गए। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो। अब जैसे कि ब्रांड की आइडेंटिटी, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, आपने पेटेंट करा लिया, जैसे ब्रिटानिया का टिंग टिंग टिडिंग है ना, तो वो क्या है, उन्होंने पेटेंट करा रखा है। तो जितनी बार भी वो कहीं पे वो साउंड बजेगा आपको खुद पता चल जाएगा ये क्या है, ब्रिटानिया है, राइट। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है जिनका बेनिफिट मिलता है बट आप उसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं रिसीट की। रिसीट का क्या मतलब है? यहाँ पे रिसीट का मतलब है रिसीविंग ऑफ कैश, ठीक है। अब रिसीविंग ऑफ कैश जो है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिसीप्ट्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस। कैश या तो कैश हो, कैश रिसीव करना है, या कोई चीज जो कैश के बराबर है। फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर अब ये क्या है, ये कौन सा नया टर्म आपने बता दिया। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने सुना होगा, देखो स्टॉक सुना है, शेयर सुना है ना, सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो ये जो शेयर्स और स्टॉक हैं ये क्या है, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मतलब ये वो ऐसे आइटम्स है जिनको आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। तो वो सारे ऐसे आइटम जिसको आप 30 दिन या मतलब 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 90 डेज, जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस नाम से जाना जाएगा, आपका कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? Not cash, something which can be converted into cash within a period of 90 days. क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब रिसीट समझ में आ गया कि पैसा रिसीव करना। अब इसी रिसीट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। समझ लो पहले रेवेन्यू रिसीट समझते हैं, फिर कैपिटल समझने की कोशिश करेंगे फॉर रेगुलर ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स से कि मैं शू को खरीदता हूँ और बेचता हूँ। तो शू को जब मैं सेल करूंगा तो ये मेरा रेगुलर काम है, डेली का ऑपरेशन है, मतलब बाय करना शू को और बेचना। तो जो भी पैसे मैं शू बेचकर कमाता हूँ, है ना, और जो कि मेरे बिजनेस का मेन काम है, उससे जो भी पैसा आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनना, रिसीट मतलब पैसा रिसीव करना। इसी रिसीट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है, वो पैसा होता है जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन से मिलता है। जैसे मैं टीचर हूँ, राइट, तो टीचिंग की मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरे डेली ऑपरेशन का पार्ट है, यही मेरा डेली ऑपरेशन है। तो जब मैं टीचिंग से जो भी पैसा मुझे मिलेगा दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय रेवेन्यू रिसीट ओनली, राइट। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी में डील करता है, मतलब प्रॉपर्टी बिकवाना या प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, है ना। तो लेट से मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ या प्रॉपर्टी को सेलिंग में या बाइंग में मैं मदद करता हूँ, राइट। तो मेरे लिए डेली ऑपरेशन का काम क्या हो गया, रेंट को रिसीव करना और कमीशन कमाना सेल्स करके, राइट। तो रेंट रिसीव्ड, अगेन रेंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेली ऑपरेशन का पार्ट हो जाएगा। अब समझो कैपिटल रिसीट क्या होता है, नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, फॉर एग्जांपल लोन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एटसेट्रा। लेट्स से कि आपने एक पीसी खरीदा था और आपने सोचा था कि 5 साल चलेगा, पर वो 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो गया। एंड ऑब्सोलीट होने का क्या मतलब है, ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि वो
ऑब्सोलेट होने का मतलब है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा और मैंने उसको बेच दिया। तो जब मैं उसको बेचूंगा, उससे जो पैसा मुझे मिलेगा वो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल रिसीट। अब सर ऐसा क्यों? देखो, जो भी आपका डेली ऑपरेशन का पार्ट है, अगर उसको आप बेचते हो, राइट, और वहां से पैसा जो मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू रिसीट बोलते हो। बट जो चीजें जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए रखनी होती है और बाय मिस्टेक या बाय चांस या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको उसको बेचने की जरूरत होती है, तो उससे जो पैसा आएगा आप उसको क्या बोलोगे, कैपिटल रिसीट। जैसे लैंड को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना, कोई मशीन खराब हो गई है उसको बेचना, उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, सिंपल सा खर्चा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स आर पेमेंट मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड टू अक्वायर असेट्स और सर्विसेज। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या बोला गया है। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चे हैं जिसके लिए आपने पेमेंट कर दिया है, या आपने उधार पे कोई मशीन खरीदी है या कोई एसेट खरीदा है, यानी कोई भी खर्चा किया बट जिसकी पेमेंट नहीं की है। तो जिसकी पेमेंट नहीं की वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन गई, कि फ्यूचर में तो पेमेंट करनी ही मुझे, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 2 लाख रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख के मैंने स्टॉक खरीद ली, किसके, शू के, और उसको मैं बेचूंगा। ठीक है, बट उस शू पे ना मैं अपनी ब्रांडिंग करता हूँ, है ना। अब इस ब्रांडिंग को करने के लिए ना मुझे लेट से एक मशीन चाहिए, और उस मशीन की कीमत है लेट से 5 लाख। तो मैंने क्या किया, ये मशीन ना सप्लायर से क्रेडिट पे खरीद लिया। किस पे खरीद लिया, क्रेडिट पे खरीद लिया। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये लाइबिलिटी बन गया। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि या तो आप पेमेंट कर देते हो, या लाइबिलिटीज इनकर्ड टू एक्वायर एनी एसेट और एनी सर्विस। सर्विस मतलब कोई भी आपने सर्विस ली हो, या एक्वायर मतलब कोई भी एसेट खरीदा हो। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पेमेंट करना या खर्चे करना। सिंपल सी बात है, पेमेंट करो या ना हो, खर्चा होना चाहिए बस। तो खर्चे 2 टाइप के हो सकते हैं आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां भी हो, रेवेन्यू रिसीट जहां भी हो, कहने का मतलब यह है, रेवेन्यू रिसीट यानी पैसा कहां से आया है, डेली ऑपरेशन से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पैसा कहां पे गया है, आपके डेली ऑपरेशन के चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल वहां पे दिया था कि शू मैं खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, तो शू को खरीदूंगा तो कुछ खर्चा होगा, सिंपल सी चीज है। तो जब डेली ऑपरेशन के चीजों को खरीदने के लिए जब मैं उस पर खर्चा करता हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे स्टाफ की सैलरी, या मेरा जो आउटलेट है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, तो उसका रेंट देना, ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर साल मैं दूंगा रेंट उस पे, है ना, और ये रेकरिंग नेचर होता है इसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जिसका पर्पस होता है कि एक ही बार, जैसे मान लो एक पीसी खरीदना है, तो मेरा पर्पस होगा कि 5 से 10 साल तक चले, तो लंबे समय तक चले। तो वो चीजें जो बिजनेस का डेली ऑपरेशन का नहीं है बट बिजनेस को चलाने में काम करेगी। ठीक है, उसको जब हम खरीदने पे जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मोटा भी खर्चा होता है और ज्यादा खर्चा भी होता है, मतलब पैसे लगते हैं भाई मशीन खरीदने में, एसेट खरीदने में, है ना। तो उस पर जब भी आप खर्चा करोगे तो क्या नाम से जाना जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमने खर्चों की बात की, 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल मतलब क्या, जो लंबे समय तक बिजनेस के लिए काम में आएंगे, है ना, उस पर जब खर्चा उन चीजों को परचेस करने के लिए जब खर्चा करूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, और जो डेली ऑपरेशन के खर्चे हैं उस पर वो जब मैं खर्चा करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस क्या है, आप कोई भी आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हो या उसका यूज करते हो तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं आप उसको एक्सपेंसेस कर बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैंने ना ₹2 लाख का ऑर्डर दिया किसी प्रोडक्ट का, लेट से बॉटल्स, है ना, बॉटल्स का। तो इस बॉटल को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया मैंने, 2 लाख। इसी को हम एक्सपेंस कहेंगे। तो सर ये एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है? बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं। एक कैपिटल जो कि लंबे, मतलब ऐसे चीजों पे खर्च करते हो जो कि लंबे समय तक बिजनेस के साथ रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो डेली ऑपरेशन का है ना। तो गुड्स भी आपका डेली ऑपरेशन का है, यानी स्टॉक, गुड्स यानी शू का स्टॉक, है ना, सेम गुड। तो एक्सपेंसेस इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप दूसरा नाम
एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आया है ना। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स यानी और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन चला रहे हो उसको चलाने के लिए कोई भी खर्चा करते हो तो आपका एक्सपेंसेस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपका एक्सपेंसेस है। सर तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? अलग अलग यहाँ पे दिखाने के लिए। अब जैसे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ओनली, राइट। और ये एक्सपेंसेस स्टेट करता है कि वो ये सारे वो खर्चे हैं जो डेली के ऑपरेशन को चलाने के लिए होते हैं। क्लियर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है ना, डेप्रिसिएशन आ गया, कमीशन पेड आ गया। सर डेप्रिसिएशन क्या है? देखो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब, एक मान लो तुमने मशीन खरीदी, कोई मशीन खरीदी जिसकी लाइफ होगी मान लो 5 साल, कितनी होगी 5 years। तो जब 1 साल जाएगा, 1 year जाएगा, फिर 2nd year जाएगा, 3rd year जाएगा, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू उतनी रहेगी, सेम रहेगी जब जितने में खरीदी थी? नहीं, उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसी वैल्यू को कम होने का हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या है? जो भी आपके गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो, दैट वुड बी नोन एज व्हाट? एक्सपेंसेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो दोबारा सुन लेना एक्सपेंडिचर को और इसके एक्सप्लेनेशन को। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इनकम क्या है। देखो, इनकम इज द रेवेन्यू अर्न बाय बिजनेस थ्रू इट्स ऑपरेशन आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। बहुत ही अच्छी बात कही है, अच्छा लगा। सुनो, इनकम इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है? सेल्स, है ना। जैसे कि मान लो मैंने शू पहले बाय किया, किससे बाय करूंगा? सप्लायर से, और सेल करूंगा किसको? कस्टमर को, राइट। तो इनकम इज नथिंग। अब देखो, बाय जब किया मैंने, उस पे क्या किया? खर्चे किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। और जब ये मैंने सेल किया तो मैंने क्या किया? रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये बोलता है कि इनकम क्या हुई, इनकम कितना हुआ, कितना इनकम का, पैसे कितने कमाए मैंने। तो पैसे कितने कमाए मैंने, यहाँ पे कैसे आएगा इनकम? इनकम आएगा ऐसे, जब मैं रेवेन्यू जितना कमाया उसमें से जितने एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने शू को खरीदने में 2 लाख रुपए लगाए, मतलब बहुत सारे यूनिट खरीदी और इन सभी यूनिट को बेच के 3 लाख रुपए बनाए, तो रेवेन्यू 3 लाख रुपए की सेल्स। सेल कितनी हुई बेटा? 3 लाख रुपए की। और एक्सपेंसेस कितने थे इस पे? 2 लाख के। तो मेरा इनकम कितना हुआ? इनकम हो गया मेरा 1 लाख का। समझ में आया इनकम क्या है? तो इनकम इज द रेवेन्यू अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स ऑपरेशन। और ध्यान रखना, इनकम में क्या आता है? सिर्फ वही पैसा जो बिजनेस के जो काम है उससे आया हो। यानी जैसे मैंने कोई मशीनरी खराब होगी और उसको बेचा, तो वो पैसा मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगा, समझना। मैं सिर्फ उसी पैसे को इंक्लूड करूंगा जो मेरे डेली ऑपरेशन का पार्ट है। शू मेकर के लिए, शू सेलर के लिए जब शू बेच के पैसा आएगा, टीचर के लिए जो पैसा जो मैं टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा उससे जो पैसा आएगा वो मेरे रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, उसको मैं बोलूंगा सेल्स, है ना। मेरे घर का कोई एसी खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, मैंने उसको उठा के बेच दिया, उससे जो पैसा आएगा उसको मैं नहीं बोलूंगा इनकम, वो मेरा इनकम नहीं है ना। मेरा ये काम नहीं। इनकम हम उसी को बोलेंगे जो जिस काम में हम जिस काम को हम एक्चुअली डेली बेसिस पे करते हैं और वही हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है। तो फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू अगर 1 लाख है आपका और एक्सपेंसेस आपने 70,000 के किए, तो इनकम कितना हुआ? 30,000 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का। देखो, इनकम क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू क्या है? सेल्स। और ये सेल्स कैसे आया है? डेली ऑपरेशन से। किससे है? जो डेली ऑपरेशन है, कोर बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं इनकम। देखिए, लेट्स से अब हम समझने ही करते हैं, कोशिश करते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द फाइनेंशियल गेन व्हेन रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंसेस। जब आपका रेवेन्यू क्या है? सेल्स। रेवेन्यू क्या बेटा? सेल्स। और एक्सपेंसेस क्या? खर्चे। जब आपका सेल्स ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, तो हम क्या कहेंगे? हमें क्या होगा? मुनाफा होगा। और उसी मुनाफे को हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट। जैसे मान लो सेल्स मैंने 2 लाख का किया, एक्सपेंसेस उस पे 1.5 लाख थे, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा 50 के। और ये डेली ऑपरेशन का पार्ट है मेरे। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यूज। सर ये टोटल रेवेन्यूज क्यों हुआ? यार एक ही बार तो मैंने गुड्स खरीदे नहीं होंगे ना, बहुत सारी बार खरीदे होंगे, तो बहुत अलग अलग टाइप से एक्सपेंसेस होंगे, उसमें अलग अलग कॉस्ट होगा, और उन सभी को बेच के जो टोटल पैसा है उसको मैं बोल लूंगा टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू।
और फिर माइनस करूंगा टोटल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे मैंने उस पर किए। फिर मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट के भी टाइप्स हैं, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये और नेट प्रॉफिट हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब समझेंगे। जिनको फिर भी अभी भी है कि नहीं सर अभी समझा दो, उनके लिए एक एक लाइन में मैं कोशिश करता हूँ। देखो, जो भी मैंने यहाँ पे सेल्स किया, ठीक है, मान लो मैंने 2 लाख का सेल किया, और इस 2 लाख के जो सेल किए हैं, मतलब पैसा कमाया है 2 लाख, उस पैसे को कमाने के लिए कितना एक्सपेंस किया, क्या खर्चा किया मैंने, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये कौन से आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली उस गुड्स को खरीदने में इन्वॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शू के स्टॉक मंगाया मैंने किससे, लेट्स से नाइकी से, तो सारा का सारा 1.5 लाख में मेरा काम हो गया। तो जब मैं, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी जो गुड्स को खरीदने में डायरेक्टली उठे हैं मेरे खर्चे, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट जो ये आया है, इसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, तब मेरे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। अब सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए, देख बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ, जितने में मैंने गुड्स खरीदा, किससे, नाइकी से, बट सिर्फ यही तो खर्चा नहीं है ना, मेरे स्टाफ की सैलरी जाएगी, है ना, जिस प्रॉपर्टी पे मैंने चला रहा हूँ बिजनेस उसका रेंट जाएगा, जिस एम्प्लॉय ने इसको बेचा है उसका कमीशन जाएगा या उसकी सैलरी जाएगी, समझ रहे हो, सैलरी या कमीशन ऑफ सेल्स पर्सन, क्लियर। तो इनके भी तो पैसे जाएंगे, इनको भी तो पैसे जाएंगे। तो ये डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है, बट ये मदद कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जिसको आप बोल लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या आप बोल दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, आगे इसको और डीप में, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेन प्रॉफिट, किस में समझ में आ गया। प्रॉफिट जब भी हम मानेंगे जब हमारा जो मेन रेवेन्यू है सिस्टम, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, वहां से उसको बेच के जो हम मुनाफा कमाएंगे उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, ध्यान रखना। ये गेन क्या है, जो इंसिडेंटल है, जो कभी कभार होता है, वो मुनाफा जो कभी कभार होता है उसको हम गेन कहते हैं, ठीक है। वो मुनाफा जो मेरे बिजनेस के मेन एक्टिविटी से होता है उसको मैं प्रॉफिट कहता हूं, और अलग एक और मुनाफा है जो मेरे बिजनेस के कोर एक्टिविटी से नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मशीन था और उस मशीन की वैल्यू थी 4 लाख, और 4 साल मैंने माना था कि उसकी 4 साल लाइफ होगी, ठीक है। मैंने 3 साल खूब यूज किया। अब 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, मतलब 4 लाख का मशीन था, तो मैंने 4 लाख अगर उसकी लाइफ है तो हर साल उसको मैं कितना यूटिलाइज करूंगा, 1-1 लाख, है ना। तो 3 साल तक मैंने 3 लाख का यूटिलाइजेशन कर लिया, अभी भी उसकी 1 लाख की वैल्यू बची है। बट जब मैं बेचने गया तो मुझे 1.5 लाख रुपीज मिल गए। अब देखो यहाँ पे जिसकी बुक वैल्यू, यानी बुक में जिसकी कीमत 1 लाख थी मेरे अकाउंटिंग बुक में, उसको बेचने गया तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिले, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 50K का। तो यही मुनाफा, यही जो प्रॉफिट है उसको मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, गेन बोलूंगा, ध्यान रखना। फिर सेलिंग एग्जांपल दिया है, सेलिंग एन ओल्ड मशीन फॉर 50,000 जिसकी बुक वैल्यू 40,000 की थी, तो कितना आ गया, गेन आ गया। अगर यही मेरा मेन ऑपरेशन होता कि मैं मशीन ही बनाता हूं और मशीन को ही बेचता हूं, तब इससे पैसे कमाए होते तो मैं उसको प्रॉफिट बोलता, गेन नहीं बोलता। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिवाइंड करो, सुनो, आ जाएगा, ठीक है। लॉस क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने 2 लाख के शूज तो मंगाए थे, बट वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए और जिसकी वजह से मुझे 50,000 का घाटा हो गया, 50K का लॉस हो गया। तो कितने में बेचा होगा मैंने इसको, 1.5 लाख में, ठीक है। तो जो ये 50,000 का घाटा, यही है आपका लॉस। क्यों, जो आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितना था, 2 लाख, और आपका रेवेन्यू कितना है, 1.5 लाख। व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम यू हैव जनरेटेड, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, जितना आपने पैसा कमाया वो कम है। तो मान लो यहाँ पे एक्सपेंसेस 2 लाख के थे मेरे, उसमें से रेवेन्यू कितना है, 1.5 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 लाख, तो मेरे पास 50K का लॉस आ गया। समझ में आई। यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक्सपेंसेस 1 लाख के, रेवेन्यू 70,000 के, तो लॉस कितने के हुए, 30,000। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं परचेजेस। देखो परचेजेस जो टर्म है ना,
हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली उन गुड्स को खरीदने के लिए जिसमें हम डील कर रहे होते हैं। मान लो जैसे कि मैंने बताया कि शू का मैं ट्रेडर हूँ, शू को परचेज करता हूँ और सेल करता हूँ, ठीक है। तो जितनी बार भी मैं शू को खरीदूंगा तो मैं शू नहीं लिखूंगा बार बार, है ना, नाइकी का शू, एडिडास का शू, इसका शू, उसका शू, क्योंकि मैं एक आउटलेट हूँ, शू में डील करता हूँ, बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स कर रखे मैंने, है ना। तो मैं बार बार उनके अलग अलग नाम से नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हर बार परचेजेस, कि मैंने परचेज किया। हाँ, अगर मैं कोई मशीनरी खरीदता हूँ फिक्स एसेट जो मेरे बिजनेस में काम आएगा बाद में, तो उसको मैं परचेजेस में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो परचेजेस में सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होती है जिसमें हम जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होता है उसका, उन्हीं गुड्स को बिजनेस मेन ऑपरेशनल आइटम्स, है ना। बिजनेस के जो भी मेन ऑपरेशनल आइटम्स हैं वो इसमें आते हैं। उसको जब परचेज करते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, परचेजेस, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं शू को ही बेचता हूँ, बट किसी टी शर्ट का ट्रेंड आ गया, मैंने सोचा अरे यार सीजन आ ही रहा है, लोग शू खरीदने आएंगे तो टी शर्ट भी पसंद आए। हालांकि मैं डील नहीं करता टी शर्ट्स में, बट मैंने रख लिया क्योंकि डिमांड में है, पैसे कमा लूंगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं शर्ट को खरीदूंगा या टी शर्ट्स को खरीदूंगा या स्पोर्ट्स वेयर के कुछ भी खरीदूंगा तो वो मेरे परचेजेस में नहीं आएंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। वो ऐसे आइटम्स है जिसको जो मेरे मेन ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखते। नाउ एग्जांपल क्या, रिटेलर बाइंग मोबाइल फोन फॉर रीसेल, है ना। रिटेलर मान लो कि शॉपकीपर है, वो उसने मोबाइल खरीद के रख लिया कि हाँ भाई बेच दूंगा, तो उसके मेन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। सेल्स, जिस गुड्स में आप डील करते हो जितनी बार भी उसको बेचते हो वो आपके सेल्स का पार्ट बनता जाता है। और इसको हम सेल्स और परचेजेस इसलिए लिखते हैं ताकि हम इनका एक पर्टिकुलर अकाउंट बना सके, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ अ मंथ, एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर और हाफ ईयरली यू कैन कैलकुलेट कि कितने का स्टॉक अभी भी पड़ा है, कितने के परचेजेस हमने किए हैं और अभी भी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका। अदरवाइज हर बार जब मैं नाम अलग अलग करूंगा कि 10 प्रोडक्ट हैं, 10 अलग अलग अकाउंट बना दो, भाई होते हैं, बनते हैं। बट अभी मेरा छोटा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही जगह सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं परचेजेस का एक अकाउंट बना दूंगा उसी लेजर बुक में, और जितनी बार परचेजेस होंगे चाहे कैश में नॉन कैश में रिकॉर्ड करता है। बट ध्यान रखना ये कैश में होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट जितनी बार मैं मान लो उसको परचेज करूंगा वहां पर रिकॉर्ड करता जाओ। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक का। देखो मैं शू बेचता हूँ, सर कितना शू बेचोगे सर, कुछ और एग्जांपल दे दो। चलो बॉटल बेचता हूँ, ठीक है जी, मैं बॉटल बेचता हूँ, तो बॉटल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बेचूंगा ना। अब तुम आए मेरे पास, सर बॉटल दिखा दो, एक ही बॉटल थोड़ी रखनी है, अलग अलग डिजाइन की बॉटल रखनी है बॉटल ही पर, तो उसके लिए मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा कुछ 100-200 यूनिट, है ना, तभी तो मैं बेचूंगा। तो जिस गुड्स में आप डील करते हो, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, जब उसको आप बल्क में ऑर्डर करके मंगा लेते हो, अपने पास रखते हो, तो उसका एक स्टॉक बनता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्लियर, समझ गए। लेट्स से कि मैं स्कूल की बात करता हूँ, तुम्हारे स्कूल की बात करता हूँ, ये कोई भी और भी स्कूल है, तो स्कूल की मेन एक्टिविटीज क्या होंगी, अगर वो उनका यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म खुद बेचते हैं तो उनके वो यूनिफॉर्म्स भी खरीदते होंगे सप्लायर से, प्लस स्टेशनरी खरीदते होंगे डिफरेंट सप्लायर से, है ना। प्लस वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं टीचिंग सर्विसेज से मोटा मोटी हम इन 3 चीजों को मान लेते हैं कि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इसमें से टीचिंग का तो आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, बट स्टॉक का यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का जरूर कर सकते हो। मान लो नया ईयर आ रहा है कि अगले अब आप प्रमोट होने वाले हो अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तो हो सकता है आपकी यूनिफॉर्म खराब हो गई हो, तो आप न्यू यूनिफॉर्म लेना चाहते हो, है ना। फिर स्टेशनरी तो हर स्कूल देता ही है हर साल नया, राइट। तो मान लो नया सेशन शुरू हुआ, तो स्कूल के नए सेशन में उनके पास 10,000 तो किसी भी स्कूल में अभी बच्चे नहीं होते बट होते होंगे, राइट। हम मान लेते हैं 10,000 उसने यूनिफॉर्म के यूनिट्स मंगाए, जिसमें से बच्चों ने पूरे साल में 8,000 यूनिट को परचेज कर लिया, तो ये कंज्यूम हो चुका है, जिसकी सेलिंग हो चुकी है। तो अभी बिजनेस के पास और कितने यूनिट्स बचे होंगे, बहुत बढ़िया 2,000 यूनिट्स पड़े होंगे। तो जो शुरू में जितना स्टॉक था इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इसका अलग से नाम क्या है, स्टॉक एट द बिगनिंग और द स्टॉक अवेलेबल एट द बिगनिंग। और यहाँ पे जो बचा है ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है या रिमेनिंग स्टॉक एट द एंड, जिसको आप बोलते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग साइकिल होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल तो हम समझते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। अभी 12 मंथ्स आपका 1 जैन से शुरू हो सकता है, ठीक है,
और 31 दिसंबर को खत्म हो सकता है। ठीक है, एक तो ये पीरियड है। या दूसरा जो बहुत ज़्यादा फेमस है या यूजुअली जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, आपका जो ओपनिंग ईयर है, जो न्यू आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो शुरू होगा या होता है 1 अप्रैल से किसी भी ईयर का। ठीक है, और वो ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। ये मान लो, ये अगर मैं 22 बोलूँ तो 1 मार्च 2023। ठीक है, ये उसका क्लोजिंग है। अब फिर ये अगर एक पीरियड है तो नया पीरियड, दूसरा पीरियड क्या बनेगा? वो बनेगा 1/4/2023, यानी अप्रैल का यहाँ पे मार्च में खत्म हुआ एक पीरियड, और नया पीरियड नेक्स्ट डे से शुरू हो गया, दैट इज 1 अप्रैल 2023। और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। ये आपका एक फाइनेंशियल पीरियड हो गया और ये आपका एक दो फाइनेंशियल पीरियड हो गया। समझ में आ गई बात? और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? हाँ, एक और चीज बतानी थी, ये क्यों मैंने लिखा यहाँ पे, ये है कि मान लो यहाँ पे कितने थे स्टॉक? 10,000 थे। ठीक है, और यहाँ पे बचे कितने? 2,000। तो अब यहाँ पे ये बचे, नया सेशन कब शुरू होगा? 1/4/2024 को। समझ रहे हो यहाँ पे? लेट्स से यहाँ पे मतलब, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही तो नेक्स्ट साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। समझे? पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक, यानी जितना माल बचा है अगले साल उतना ही बचा रहेगा ना, अनटिल और अनलेस आप नया परचेज करो। तो हम ये मानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट डे जब भी आप बुक खोलोगे तो आपके पास कितना स्टॉक रहेगा? जो लेफ्ट अमाउंट है, लेफ्ट स्टॉक है पिछले ईयर का, राइट? तो दैट वुड बी नोन एज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। देखो, अभी हम स्टॉक की बात कर रहे थे कि हाँ भाई, मुझे शू का स्टॉक मेंटेन करना है क्योंकि शू को मैं बेचता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडर रहूंगा तो मैं शू बना बनाया खरीदूंगा और मैं उसको क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। बट लेट्स से मुझे ना ये अब बना बनाया सूट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूस करूँ ताकि जो मेरा कॉस्ट हो वो कम आ जाए और मैं यहाँ पे ज्यादा मुनाफा कमाऊँ। ठीक है, तो ये जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो लेट्स से मैं शू बना रहा हूँ, तो शू के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? लेदर चाहिए, लेट्स से, है ना, लेदर चाहिए, या जो भी उसमें क्लोथिंग यूज होनी है उसमें, है ना, वो चाहिए होगा, फैब्रिक जो भी आप बोलते हो। ठीक है, लेदर हो गया। फिर लेदर के साथ साथ उसमें शूलेस के लिए जो आइटम आपको चाहिए वो रबर जो भी उसके सोल में लगेगा वो चाहिए। ये मोटा मोटी 3 चीजें मान लेते हो। अब ये 3 चीजें आएंगे सबसे पहले, फिर ये प्रोसेस में डलेंगे जहाँ पे एक मोची होगा, राइट, जो क्या करेगा? जो मेरे इम्प्लॉयज होंगे बेसिकली, ये इम्प्लॉयज जो हैं ये क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रोसेस में डालेंगे, है ना। कोई इसको डिजाइन को कट करेगा, फिर कट करने के बाद उसको स्टिच करेगा, TCH स्टिचिंग करेगा उसकी, और फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे। सॉरी फॉर माय राइटिंग, हाँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे पास, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास फिनिश्ड गुड आ रहा है। समझ में आएगी बात? तो एक चीज समझना है यहाँ पे, जिस गुड्स में हम डील करते हैं उसको जब हम बल्क में खरीद के एक स्टॉक मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, पर अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को अपने आप ही, तो आपके रॉ मटेरियल खरीदे जाएंगे, उनकी भी तो स्टॉकिंग होगी, तो उसको स्टॉक नहीं बोलते, हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, यानी स्टिचिंग हो गई है, कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, उनका भी तो बीच में प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट थे, क्लोजिंग में कितने रह गए हैं, क्लियर। फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा तो वो बाद में फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्टॉक, या आप उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स फॉर क्रेडिट सेल्स। देखो, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो, है ना, तो क्रेडिट सेल्स जिनको भी करोगे वो आपके क्या बन जाएंगे? डेटर्स। डेटर्स आर द वन फ्रॉम whom you have to receive money in future। तो मान लो मेरा एक कस्टमर है A, उसने शुरू में 1 लाख का सामान मेरे से खरीदा, और वो भी किस पे? क्रेडिट पे। तो ये मेरे लिए डेटर बन गया कितने का? 1 लाख का। और ये मान लो इसने खरीदा 1 अप्रैल 2024, और मैंने इसको 30 दिन का टाइम दिया कि भाई 30 दिन, मान लो 10 दिन का टाइम दिया, तो इसका अमाउंट ड्यू कब हो जाएगा? 10th ऑफ अप्रैल को, 10th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अमाउंट ड्यू हो जाएगा कि हाँ भाई पेमेंट कर दो।
और जब अमाउंट ड्यू होएगा तो मैं इसके पास जाऊंगा, भाई पैसे दे दे। तो ये क्या बोलेगा, भाई पैसे तो हुए नहीं, एक काम कर, मैं तुझे ना एक नोट देता हूँ, प्रोमिसरी नोट देता हूँ कि मैं इस तारीख को आके तुझे पैसा पक्का जरूर दे दूँ। तो जब वो रिटर्न में दे देगा, एक प्रॉमिस करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो यही डेटर्स जो है ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, बिल्स रिसीवेबल में, जिसमें अब देखो यहाँ पे क्या है, डेटर्स पीपल हु ओ मनी फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिन वो हमारे डेटर्स। और यही डेटर्स जब मुझे फॉर्मल रिटर्न प्रोमिसेस दे देंगे कि हाँ भाई इस डेट को मैं आपको पे कर दूंगा, तो क्या बन जाएंगे वो, बिल्स रिसीवेबल। और जब इन दोनों को मैं प्लस करके दिखाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल के सब पार्ट्स हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स आर द वन दोज हु बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे, और जो कि बाद में मुझे पैसे देंगे। और जब वो पैसे देने की बारी आएगी, या मान लो ऐसा नहीं है कि हर कोई करता है, क्योंकि अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो मैं उसे क्यों सेल करूंगा क्रेडिट पे, समझ रहे हो ना, तो इसलिए ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल। अब हम बात करते हैं ट्रेड पेबल के। हम सामान उधार पे बेच रहे हैं, हम अपने सप्लायर से भी तो उधार पे सामान ले रहे हैं, तो जब हम सप्लायर से उधार पे सामान लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्रेडिटर, जिसने उधार पे हमें सामान बेचा है। देखा, तो यहाँ देखो क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आर द पीपल हु टू हुम द बिजनेस ऑज द मनी, जिसको पैसे देने हैं बिजनेस के तरफ से। यहाँ पे ट्रेड पेबल भी एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट्स और टू सप्लायर्स फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो यानी जो भी आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं उनके पैसे आपको देने हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रेड पेबल। तो जब मैंने खरीदा, मैं उसका वो मेरा क्रेडिटर बन गया, ठीक है। और जब ड्यू हो गया पैसा, तब मैंने उसको एक लिख के नोट दिया कि सर आपके इस तारीख को मैं पैसा दे दूंगा, 2-3 दिन या 4 दिन, एक मतलब जो भी मैंने मोहलत ली है। तो जब भी मैं उसको प्रॉमिसरी नोट दे दूंगा तो मैं वो क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल। और इन दोनों को एक साथ जब जोड़ के लिखते हैं तो दैट वुड बी नोन एज व्हाट, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मींस व्हाट, आपका जो भी बिजनेस है उसमें पेएबल अमाउंट कितना बनता है टोटल, और ये टोटल अमाउंट कैसे बनता है, आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों ऐड करके। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हम बात करते हैं गुड्स। सर ये गुड्स बार बार आ रहा था, गुड्स आप बार बार बोल रहे हो, तो मतलब क्या है, गुड्स मतलब उस प्रोडक्ट को हम गुड बोलेंगे जिसमें हम डील करते हैं। अगर मैं शू का डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो शू परचेज करूंगा मैन्युफैक्चरर से और सेल करूंगा आगे, तो मेरे लिए गुड्स क्या होगी, शू। फर्नीचर वाला है, वो क्या होता है, फर्नीचर बनाएगा और उसको सेल करेगा, तो उसके लिए गुड क्या होगी, फर्नीचर। ये पेन सेलर होगा, ठीक है, तो पेन उसने बनाया, ये पेन उसके लिए गुड। यानी जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो, जब वो उसको खरीदते हो बेचते तो आप उसको गुड्स ही बोलते हैं, या उसके स्टॉक को गुड्स बोलते हैं। तो इस गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स और बिजनेस बायस एंड सेल्स। जिस प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं कोई भी बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर और मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो प्रोडक्ट की बात कही है, पहले प्रोडक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सर्विस समझ लेंगे। अब पीछे चलते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कि मान लो मैंने और क्या एग्जांपल दिया था, हाँ ये देखो, मैंने गुड्स को बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, रॉ मटेरियल पे 1 लाख रुपए खर्च किए। कितने किए, 1 लाख लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर प्रोसेसिंग में जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय थे उनको मैंने 2 लाख की सैलरी दी लेट से, तो मेरे पास टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो गया, 3 लाख। समझ में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए या उसको एक्वायर करने के लिए, किस पर्पज से, सेल करने के पर्पज से, या तो मैं देखो, या तो मैं गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या मैं बना बनाया गुड्स खरीद रहा हूँ, जिसको मैं खरीदूंगा किस पर्पज से, रिसेल के पर्पज से। तो जब भी मैं रिसेल के पर्पज से खरीदूंगा या मैन्युफैक्चर करूंगा, तो जब तक वो बिक नहीं जाता, उस पर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कॉस्ट। तो ये तो बात आ गई प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सर्विस के बारे में भी, यानी जब तक आपको सर्विस रेंडर्ड नहीं हो जाती, उस सर्विस में जो जो चीजें आपके आइटम्स ऐड हो रहे हैं, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबका पैसा जो भी आपका खर्चा आएगा, दैट वुड बी नोन एज व्हाट, कॉस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक बोला है कि सर एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ मशीन। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स परचेजेस, प्राइस, टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट से जो मैंने शू मंगवाए थे वो वियतनाम से मंगवाए थे। वियतनाम में एक गुड प्रोड्यूसर है शू का, नाइकी के शू भी वहां से आते हैं, राइट। तो अब देखो वियतनाम में बना है, तो वियतनाम का जब मैं ऑर्डर दूंगा तो उसका मुझे कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ऑर्डर कॉस्ट होगा उस पर, फिर वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाएगा उस पर, है ना। तो मान लो कॉस्ट मैंने 10 लाख के शू ऑर्डर किया,
ट्रांसपोर्टेशन यानी 2 लाख रुपए लग जाएंगे आने में। फिर उस पर मैंने इंश्योरेंस करवाया होगा किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, कि मेरे पास सही सलामत पहुंच जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे कर दी। तो 1 लाख का ये भी मैंने मान लो करवा दिया, ठीक है, 1 लाख का इंश्योरेंस भी करा दिया। अब इंश्योरेंस कराने के बाद वो क्या होगा, पहले मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा और मुंबई एयरपोर्ट से फिर मेरे फैक्ट्री तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, लेट से 50K का, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब जब मेरे पास पहुंचा तो टोटल खर्चा कितना आ गया, ये आ गया 10 लाख 2, ठीक है, तो 13,50,000। तो 13,50,000 जो है 13.5 लाख, ये उसका टोटल क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। क्लियर। अब मैं अगर यही गुड्स का एग्जांपल ना देके, मैं मान लो मशीन है कोई मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख है, उसको मैं खरीद रहा हूँ, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगा, उस पर इंश्योरेंस लगा, उस पर वापस से मेरे फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा, तो मशीन की एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास कितनी लगी, एक्चुअल में कितना पे किया मैंने, 13,50,000 टोटल। तो उस मशीन की वैल्यू क्या है, 13,50,000, ना कि 10 लाख जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी जब मैं उसको खरीद रहा था, या उसकी ऑर्डर वैल्यू थी, वट एवर इट इज, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं वाउचर क्या होता है। देखो, वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने अभी पढ़ा ना कि बिजनेस में लेन देन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो बिजनेस ए है, उसने बिजनेस बी से कुछ खरीदा, लेट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो बी इसको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट खरीदा है तो, बट इसके साथ एक और चीज देगा, वो क्या देगा, बिल्स देगा। क्लियर। अब ये जो ए है ना, ए ने ये खुद नहीं किया था, ए ने किसी एम्प्लॉय को भेजा था, वो खरीद के ले आया। अब जब ले आया तो इस पे कुछ पैसे गए हैं ऑफ कोर्स इसको पे करने में, तो वो लेके आएगा ना, तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड होना है। तो बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होगा, इस बिल्स के या इनवॉइस के बेस पे एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, SOURCE, सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है जी, ये बनाता है आपका जूनियर स्टाफ, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट जिसको आप बोलते हो, है ना। और जब ये अकाउंटेंट बना देता है सोर्स डॉक्यूमेंट को, किस बेस पे बनाएगा, बिल्स पे, यानी बिल्स पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, क्या प्रोडक्ट खरीदा है, कितने का खरीदा, उसके बेस पे आपने क्या बना दिया, सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। और ये कौन बनाता है, जूनियर स्टाफ बनाता है। और जब एक बार ये सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है तो ये जूनियर स्टाफ लेके ही जाता है किसके पास, सीनियर स्टाफ के पास, और सीनियर स्टाफ क्या करता है, उस पर साइन कर देता है। तो जब इस सीनियर स्टाफ ने इस पे साइन कर दिया, तो अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी उसकी रिकॉर्डिंग होगी सबसे पहले कहाँ पे, जर्नल बुक में होगी रिकॉर्डिंग उसके। क्लियर। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट बना है ना, किसके बेस पे, इनवॉइस और बिल्स के बेस पे, इसी को वाउचर कहते हैं। तो वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई हुआ है उसके एविडेंस के तौर पे काम करता है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई बिल्स ले आए या कोई कहीं से इनवॉइस ले आए, तो वो भी आपको एविडेंस नहीं माना जाएगा until और unless it is verified by सीनियर अकाउंटेंट। तो सीनियर अकाउंटेंट का वेरिफिकेशन का क्या मतलब, वो जब वो साइन कर दे उस पर, है ना। तो टाइप्स होते हैं आपके, जैसे कैश वाउचर हो गया, जर्नल वाउचर हो गया, इनवॉइस हो गया, है ना, कैश मेमो फ्रॉम अ शॉप, वो क्या, ये सारे क्या है, ये एविडेंसेस है। मतलब मान लो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, बट मेन सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है, वाउचर, ठीक है। मेन सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, वाउचर है। तो वाउचर के लिए एविडेंस क्या हो गए, इनवॉइसेस और ये सारे वाउचर्स, ठीक है। बट अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो कैश वाउचर, जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है उसको कैश वाउचर बनता है, जो जर्नल बुक में जो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करते हैं उसको आप क्या करते हो, जर्नल वाउचर। तो ये वाउचर किस बेस पे बनता है, आपके इनवॉइसेस और बिल्स के बेसिस पे बनता है, और वाउचर के बेसिस पे आपके रिकॉर्डिंग होती है। क्लियर है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब ने सुना होगा, हम सब ने डिस्काउंट लिया होगा। हाँ सर 100 यूनिट ले रहा हूँ, है ना भैया, 5 ले लेता हूँ, 200 के उसने बोले 5 ले लेता हूँ भैया, 4 के दाम ही दूंगा, बस 1000 में आप 4 दे रहे थे, 5 दे दो ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब ध्यान से सुनना, अगर 1000 के कोई चीज 4 मिल रहा है, 4 टी शर्ट मिल रहा है, तो एक का प्राइस कितना हुआ, 250। बट जैसे ही मैंने बोला कि 5 दे दो, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200। यानी हर टी शर्ट पे आपने कितना डिस्काउंट लिया, 50 का। और ये क्या है, बल्क में खरीद रहे हो, इसलिए वो डिस्काउंट दे भी देता है आपको, ठीक है। तो जब बल्क में आप सामान खरीदते हो, उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर।
ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जब गिवन एट अ टाइम ऑफ सेल एंड नॉट रिकॉर्डेड है, चलो वो तो सही है। ये ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल्स फॉर व्हाट इज द पर्पज, फॉर बल्क पर्पजेस, सॉरी बल्क परचेजेस। क्लियर है जी? बल्क परचेजेस के लिए जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और इसको हम जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं जी? जर्नल बुक में, यानी हमारी किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, अब फिर देखो उसने बोला कि 10 दिन के अंदर ड्यू हो जाएगा, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, तो जब ड्यू हो जाएगा तब मैं पेमेंट कर दूंगा। बट उसने फिर एक और चीज बोला कि अगर आप आज या कल में पेमेंट करते हो ना तो आपको मैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? कैश में पेमेंट करने के लिए। तो जब कैश में पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट के लिए मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल एंट्री में, जो आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जर्नल बुक, वहां पे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग विच इज गिवन फॉर बल्क परचेजेस एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट इज समथिंग which is given or received at the time of payment for make earlier payment और क्विक पेमेंट, राइट? तो जो क्विक पेमेंट के लिए जो हमें डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा हुआ है। उससे पहले क्या था? अलग अलग टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया आपका, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब 2017 आई थिंक 17 जुलाई, नॉट 17 जुलाई बट 1 जुलाई से ये लागू हुआ था, और जब ये लागू हुआ उसके बाद से ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इसी टैक्स रिजाइम में इंक्लूड हो गए, और फिर यही टैक्स लगता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो या कोई भी सर्विस लेते हो। तो इसके फीचर्स क्या है? इसने वैट को रिप्लेस किया सर्विस टैक्स को, और एक टैक्स बना जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ये कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी जब भी आप वैल्यू ऐड करोगे तो इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पे बेचा जाएगा, जहां पे सर्विस कंज्यूम की जाएगी वहां पे लगेगा। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट ए है जो प्रोड्यूस हुआ है मुंबई में और उसको सेल किया जा रहा है कहाँ पे? दिल्ली में, लेट्स से। तो दिल्ली में इसका टैक्स लगेगा, कैलकुलेट होगा, ना कि मुंबई में। अभी कैसे लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जीएसटी है, जीएसटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर एसजीएसटी क्या है? स्टेट जीएसटी। और फिर एक क्या है, सॉरी, एक है आईजीएसटी। इसको समझ लेते हैं, ठीक है? देखो, जब गुड एक ही स्टेट यानी दिल्ली का गुड है और दिल्ली के अंदर ही सेल हो गया तो ये इंट्रा स्टेट जीएसटी लगती है, जिसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। तो 2 टैक्स लगती है इसमें, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है, तो मान लो 18% किसी चीज पे, किसी प्रोडक्ट पे लग रहा है टैक्स, तो 9% स्टेट को जाता है और 9% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। टोटल कैसे बनता है? 18%। जितना भी टैक्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगता है वो हाफ एंड हाफ डिवाइड होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं कि एक ही स्टेट का होके एक ही स्टेट में नहीं बिक रहा, दूसरे स्टेट में बिक रहा है, यानी दिल्ली से मुंबई जाके बिक रहा है या मुंबई से दिल्ली जाके बिक रहा है। तो जब स्टेट बदल जाएगा ना तो स्टेट टैक्स नहीं लगेगा, ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? ये वाला लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट। अब इसमें दोनों ही स्टेट इन्वॉल्व है तो उनका कुछ ना कुछ होगा हिस्सा, हमें नहीं पता, अगर रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि आप लोग कर सकते हो, जब इतना पढ़ लिया तो इसको कर सकते हो, एक स्टेट और मतलब एक स्टेप लेवल और ऊपर समझना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी तो कर सकते हो। बट आइडिया इज व्हाट, जब इंट्रा स्टेट होगा मतलब विद इन द स्टेट होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। बट जैसे ही आपका स्टेट बदल जाएगा तो उस पर एसजीएसटी नहीं लगेगा, उस पर लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ठीक है, मान लो सेम 18% का है उस पर टैक्स, तो आईजीएसटी 9% हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स 9% हो गया। समझ में आ गया? इसी तरीके से एक टर्म आप पढ़ोगे यूटी जीएसटी। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये भी इंटर स्टेट होता है और इंटर स्टेट होता है, तो उसका भी ये सेम ही अप्लाई होता है उसके लिए भी। सो आई थिंक इसमें आपको वैल्यू मिली हो, और अगर आपको सचमुच वैल्यूएबल लगा
सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो पुट अ कमेंट कि कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट डालो ना कि क्या से नहीं समझ में आया सर, आपके समझाने के तरीके में आप ये चीज़ ऐड कर लो, ऐसे समझा लो। जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दो, राइट। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक वहां पे। और आपको वहां से क्या मिलेगा, PDF, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलेंगे उसमें। सो डू इट राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।